हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। जीसी लियोंग ज्योग्राफी की जो बुक है उसको हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तीसरे चैप्टर में हम लोग इस बुक के हैं और तीसरे चैप्टर को भी हम लोग पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक का जो चैप्टर है। और पहले पार्ट में हमने थोड़ा सा वॉल्केनो के बारे में समझा, ज्वालामुखी के बारे में समझा, कुछ बेसिक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो है उनके बारे में समझा, जैसे कि हमारा लेकोलिथ है, लोपोलिथ है, फेकोलिथ है, बैथोलिथ है, ये समझा। टाइप्स ऑफ लावाज हमने समझे थे, एसिडिक लावा क्या होता है, बेसिक लावा क्या होता है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज हमने समझे थे, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, ये हमने बात करी थी। आज हम लोग जो है स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कुछ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो वो चीज़ स्टार्ट करेंगे और उसके लिए आप लोगों को मैं एक चीज़ और भी बताना चाह रहा था कि आज से जो है अब ये जो जीसी लियोंग की बुक है इसके जो कोर्सेज हैं वो रेगुलरली आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमारी इंडिया फिजिकल एंड जो हमारी बुक चल रही थी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की, जो दूसरी क्लास 12th की बुक चल रही थी एनसीईआरटी की, उसका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोगों को हफ्ते के 6 दिन जो है मंडे टू सैटरडे ये जीसी लियोंग का कोर्स सुबह 8 बजे इसी तरीके से मिला करेगा, ठीक है। तो इसका जो फुल कोर्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसका जो फुल कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को वीडियोस वगैरह मिल रहे हैं, साथ के साथ नोट्स और क्विजेस भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द वहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबसे बड़ी बात फायदे की ये है, जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी है 5 साल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोर्स की वैलिडिटी है 5 साल। अगर आप आज की डेट में कोर्स परचेस करते हैं, आप अगर 11th-12th के बच्चे भी हैं, तब भी आप लोग जो है अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक, और जब तक आप यूपीएससी का पेपर अगर देते हैं 5 इयर्स आज से, आपको इस कोर्स में एनरोलमेंट मिलेगा, ठीक है। एक बार का पेमेंट है और इसमें फिर नोट्स और क्विजेस भी ऐड होते जाएंगे। अभी इसका रेट जो है वो काफ़ी कम है और जैसे जैसे इसमें कंटेंट ऐड होते जाएगा तो इसका रेट जो है वो बढ़ेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिए, ठीक है। खुद भी एनरोल आप लोग कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन आप लोग पहुंचाइए इस तरह के कोर्स के बारे में, ताकि सभी लोगों को जो है वो इसका फायदा मिल सके, ठीक है। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो वो लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट की वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह उनसे भी मिस ना हो, ठीक है। और साथ ही जो हमारा ओकुल का वेब ऐप है उसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। मैं रोज आपको ये बात भी बता रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दिया गया है कि किस तरीके से इस वेब ऐप को इंस्टॉल करना है। ये एक नॉर्मल ऐप की तरह ही जो है आपका काम करेगा और वहां पर हम आपको नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कर लीजिए और कोर्स पे अगर जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग जितना जल्द से जल्द हो सके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम लोग बात स्टार्ट करने वाले हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ठीक है। एक्सट्रूसिव का मतलब है लैंडफॉर्म्स ऐसे जो अबव द सरफेस बनेंगे, ठीक है। हमने इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की बात करी थी। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो होते हैं जो बिलो द सरफेस बनते हैं, ठीक है। ये लैंडफॉर्म्स जो है ये अबव द सरफेस बनेंगे, ठीक है। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स आर डिटरमाइंड बाय द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द लावा एंड अदर इजेक्टेड मटेरियल्स। इजेक्टेड मटेरियल मतलब वही जो सरफेस के बाहर आ गया है, ठीक। दैट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, द फ्लूइड बेसिक लावा फ्लोइंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस प्रोड्यूसेस एक्सटेंसिव लावा प्लेन्स एंड बसाल्ट प्लेट्यूज, ठीक है। किस तरीके से आपका जो लावा प्लेन्स है वो दिखाई देता है, यहां पर आप देख सकते हैं इस फिगर में जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज योर लावा प्लेन, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज योर लावा प्लेन, ठीक। ये जो अभी आपको दिख रहा है इस तरीके से। और जो बसाल्ट प्लेट्यू है, यानी कि जो इसके बेसिक लावा से जो प्लेट्यू बन रहा है, दैट इज अ बसाल्ट प्लेट्यू, वो ये है, ठीक है। यहां पर जो आपको फिगर में दिखाया है, दिस वन इज योर बसाल्ट प्लेट्यू, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये थोड़ा सा एक हाईलैंड का रीजन है, ठीक है ना। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो ऊपर का रीजन बना हुआ है, दिस इज योर हाईलैंड रीजन, तो ये दिस इज योर बसाल्ट प्लेट्यू, ठीक है। सच एज दी ग्रेट लावा प्लेन्स ऑफ द स्नेक बेसिन ऑफ यूएसए, द बसाल्ट प्लेट्यूज आर फाउंड इन मैनी कंट्रीज। जो इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, यानी कि जो दक्कन का जो पठार है उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, एक तरीके का ये बसाल्ट प्लेट्यू ही है, ठीक है। और आइसलैंड में भी इस तरीके के प्लेट्यूज वगैरह जो है वो काफी ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज योर बेसिकली आई कैन से दिस इज योर लावा प्लेन, ये जो ऊपर मैंने बनाया है दिस इज लावा प्लेन, और ये जो साइड में आपको फिगर में दिखाया जा रहा है दिस इज योर बसाल्ट प्लेट्यू, ठीक है। ये दिस इज योर बसाल्ट प्लेट्यू। आई होप कि इमेजेस देखेंगे आपको तो थोड़ा सा चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा बुक एक तरीके से आप अगर बुक में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस बुक के ही साथ चल रहे हैं हम लोग, लेकिन मैंने इस तरीके से थोड़ा बहुत इधर उधर करके इससे लगाया है सो दैट कि आप लोगों को चीजें जो है वो इमेज के साथ समझाई जा सके, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को इस तरीके से, क्योंकि अदरवाइज ये बुक मैंने देखी है कि काफी ज्यादा बोरिंग सी बुक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं, ठीक है। बहुत ही एक ब्लैक एंड व्हाइट सी बुक है और इसमें कुछ ना इमेजेस ढंग की दी हुई है ना कुछ भी चीजें दी गई हैं।
तो इसीलिए इस बुक में क्या किया गया है कि कंटेंट पूरा का पूरा वही है, बुक में जो कंटेंट दिया हुआ है, लैंग्वेज वगैरह पूरा वही है, टेक्स्ट वही है, लेकिन उसको इमेजेस के साथ थोड़ा सा सप्लीमेंट किया गया है सो दैट की चीजें जो है वो समझने में थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वॉल्केनिक कोन्स आर मोस्ट टिपिकल ऑफ द एक्सट्रूसिव फीचर्स। ठीक है, जो वॉल्केनिक कोन्स बनते हैं वो क्या है, दे आर मोस्ट टिपिकल ऑफ द एक्सट्रूसिव फीचर्स। दे हाईली फ्लूइड लावास बिल्ड अप लावा डोम्स और शील्ड वॉल्केनोस। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज अ डोम वॉल्केनो और अ शील्ड वॉल्केनो। ठीक, विद जेंटली राइजिंग स्लोप्स एंड ब्रॉड एंड फ्लैटेंड टॉप्स। ठीक है, जेंटली राइजिंग स्लोप है इनका, आप देख सकते हैं कि स्लोप इसका किस तरीके से है, दिस इज अ जेंटली राइजिंग स्लोप। ठीक है, यहां पर the volcanoes of Hawaii have the best developed lava domes. ठीक, the spectacular Mauna Loa and Kilauea are so accessible that they have been closely studied. यानी कि यहां पर जा सकते हैं, इनकी स्टडी वगैरह हुई है। Kilauea has a very steep walled caldera into which the active vent pours red hot lava forming the lava pit of Halemaumau. ठीक, thousands of lava foundations rise and fall in the dazzling पिट। ठीक है, इस तरीके से आपका ये दिखाई देता है, दैट इज योर डोम वॉल्केनो, या आप कह सकते हैं कि शील्ड वॉल्केनो। ठीक है, इसके बाद जो अगला आपकी बुक में दिया गया है दैट इज अबाउट योर एश एंड सिंडर कोन्स, द लेस फ्लूइड लावा दैट एक्सप्लोड्स मोर वायलेंटली। देखिए यहां से आपको इनके फीचर्स जो है वो नोट डाउन करने हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ऊपर क्या दिया गया है कि इसका जो स्लोप है दैट इज जेंटली राइजिंग स्लोप। ठीक, और इसका हाईली फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक है ये, यानी कि इसका जो फ्लूइडिटी है वो काफी ज्यादा है। फ्लूइडिटी का मतलब मैंने आपको बताया था एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है, जिसकी एबिलिटी टू फ्लो ज्यादा होगी, यानी कि आप कह सकते हैं जिसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर तक बह सकता है बिफोर बीइंग सॉलिडिफाइड, यानी कि वो सॉलिडिफाई होने से पहले ज्यादा दूर तक क्या कर सकता है, बह सकता है। तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि जो स्लोप्स वगैरह होंगे वो बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं होंगे। ठीक है, स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होंगे। यहां पर हालांकि लिखा हुआ है स्टीप कॉन्वेक्स स्लोप, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो स्लोप्स एज कंपेयर टू, अगर आप एज कंपेयर टू अदर वॉल्केनोस की बात करेंगे तो स्लोप जो है वो ज्यादा यहां पर हाई नहीं होंगे। ठीक है ना, इस चीज को समझना है। दूसरी बात क्या है कि इसका जो लिखा गया हैज अ ब्रॉड एंड फ्लैटेंड टॉप। ठीक, तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको नोट करनी है कि जो भी इसके फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, इसी तरीके से आप लोगों को अपने नोट्स बनाने हैं और इसी तरीके से चीजें जो है वो नोट डाउन करनी है। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया गया है कि इसका जो एश एंड सिंडर कोन्स है दिस हैज गॉट अ लेस फ्लूइड लावा, यानी कि फ्लूइडिटी कम है। फ्लूइडिटी कम है इसका मतलब क्या होगा, इसको समझ सकते हैं आप कि फ्लूइडिटी अगर कम है, यहां से अगर वॉल्केनो आपकी बाहर निकल रही है, लावा बाहर निकल रहा है, तो ये इस तरफ को जाएगा। ठीक है, और यहां से इस तरफ को जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं से अगर कलर से समझाऊं आपको, ये यहां से बाहर आता है, यहां से थोड़ा सा इस तरफ को जाएगा और यहां से इस तरफ को जाएगा। अब इसकी फ्लूइडिटी क्या है, लेस फ्लूइड है, यानी कि ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। ठीक है ना, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है क्योंकि फ्लूइडिटी कम है। तो इसलिए ये छोटे से रीजन में ही, सिर्फ इतने से ही रीजन में जो है ये क्या हो जाएगा, इट विल गेट सॉलिडिफाइड, और सॉलिडिफाइड हो जाएगा। फ्लूइडिटी कम है तो इसका जो स्लोप है दैट विल बी हाई। ठीक है, जो स्लोप होगा दैट विल बी स्टीप स्लोप। यही यहां पर लिखा गया है विद लार्ज सेंट्रल क्रेटर्स एंड स्टीप स्लोप्स। ठीक है, ये सारे के सारे कंसेप्ट हैं, आपको इनको ऐसा याद नहीं रखना है। अगर आप इसका एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एश एंड सिंडर कोन के केस में याद रख लिया कि इट हैज गॉट लेस फ्लूइडिटी, तो आप ये स्टीप स्लोप वाला कंसेप्ट जो है अपने आप निकाल सकते हैं। मतलब यू कैन योरसेल्फ मेक इट आउट, आपको याद रखने की या रटने की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, दे आर टिपिकल ऑफ स्मॉल वॉल्केनोज, ये स्मॉल वॉल्केनोज होते हैं, अकरिंग इन ग्रुप्स एंड सेल्डम एक्सीडिंग 1000 फीट इन हाइट, यानी कि इनकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है माउंट नुओवो नियर नेपल्स एंड माउंट पेरिक्यूटिन इन मैक्सिको। द लावा फ्लोज आर सो विस्कस दैट दे सॉलिडिफाई आफ्टर अ शॉर्ट डिस्टेंस, वही बात लिखी गई है, विस्कस। अब देखिए लेस फ्लूइडिटी क्यों है, क्योंकि ये विस्कस ज्यादा है। ठीक है, तो लेस फ्लूइड इज एन इफेक्ट एंड विस्कोसिटी इज द कॉज। ठीक है, दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट। ठीक है, और इस इफेक्ट का एक इफेक्ट और है, यानी कि आप कह सकते हैं कि विस्कोसिटी ज्यादा है, उसकी वजह से लेस फ्लूइड है, और विस्कोसिटी ज्यादा है, इसी वजह से ये सॉलिडिफाई भी हो जाता है ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो रिलेटेड हैं। तो यानी कि अगर आपने इस केस में ये याद रख लिया कि इट हैज गॉट मोर विस्कस, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है दैट अबाउट दिस एश एंड सिंडर वॉल्केनो दैट इट इज मोर विस्कस। बस, विस्कस का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, दैट इज ज्यादा गाढ़ा होगा। ये गाढ़े का मतलब क्या है, गाढ़े का मतलब यह है कि ये ज्यादा, इसकी जो फ्लूइडिटी है वो ज्यादा नहीं होगी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, आप एक मतलब ग्लास में या किसी एक बर्तन में, ठीक है, मतलब छोटे से ग्लास में, इसको ग्लास में ले सकते हैं, दैट इज ऑफ दी कांच के ग्लास में पानी ले लीजिए, और दूसरे में आप सिमिलरली ले लीजिए ग्लिसरीन। ठीक है, एक दैट इज अ सब्सटेंस नोन एज ग्लिसरीन, आप लोग जानते होंगे। ठीक है,
तो इन दोनों की फ्लूइडिटी चेक कीजिएगा, ठीक है। पानी जो है वो बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है, पर ग्लिसरीन जो है वो इतनी आसानी से फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ग्लिसरीन हैज गॉट मोर विस्कोसिटी एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है ये मैं आपको बताने के लिए चीज यहां से समझा रहा हूं, ये एक बड़ी लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में भी आपको समझा सकता हूं कि विस्कोसिटी में किस तरीके से जो शेयर फोर्सेस वगैरह का रोल होता है, पर उतना ज्यादा आप लोगों को जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो एक पूरा का पूरा इंजीनियरिंग कंसेप्ट उसमें आ जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आप उसको जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझ के चलिए जो मैं आपको बता रहा हूं कंसेप्ट, आप इसको अपने रियल लाइफ एग्जांपल से, जो मैं आपको ग्लिसरीन और वाटर का एग्जांपल बताया है उससे रिलेट कीजिए, ठीक है। अगर आप ग्लिसरीन को, अगर आप पानी को कहीं सरफेस पे गिराएंगे तो वो ज्यादा लंबे दूरी तक बह सकता है, लेकिन आप सिमिलर जगह पे सिमिलर अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन अगर पोर करेंगे तो ग्लिसरीन ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लिसरीन हैज हाई विस्कोसिटी, ठीक है। तो सिमिलरली ऐश एंड सिंडर वॉल्केनो के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इट हैज गॉट मोर विस्कस, और मोर विस्कस है तो क्या होगा, इसकी फ्लूइडिटी कम होगी, और फ्लूइडिटी कम होगी तो ये छोटे दूरी में ही क्या हो जाएगा, कम डिस्टेंस में ही क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। अगर छोटे छोटे आप इस तरह के कंसेप्ट्स को याद रखते चलेंगे तो आप लोगों के लिए सब्जेक्ट जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और यही मेरा मकसद है कि आप लोगों को सब्जेक्ट जो है समझ में आना चाहिए, रटना कहीं पर भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। जो चीज रटने वाली है वो तो रटनी पड़ेगी, लेकिन जो चीज समझी जा सकती है उस पर जोर दिया जाए कि उसको समझा जाए, ठीक है। और जबरदस्ती हर चीज को रटना जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और खासकर ज्योग्राफी तो काफी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, जिसमें मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट 70 to 80% कंसेप्ट समझने वाले हैं, सिर्फ 10 से 20% कुछ इस तरीके के फैक्ट्स वगैरह है जो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज 80% के आसपास सब्जेक्ट आपका पूरा का पूरा क्या है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन दे आर कन्फाइंड इन वैलीज, ठीक है, मतलब जो लावा वगैरह है, व्हेन इट इज कन्फाइंड इन दी वैलीज दे फॉर्म लावा टंग्स। देखिए यहां पर कितना बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको दिखाया इमेज में, लावा टंग्स। आप देख सकते हैं यहां से जो ये लावा इस तरीके से बह रहा है, ये जीभ की तरह है। जीभ होती है आपकी टंग, आप जीभ जब बाहर निकाल के देखिएगा इस तरीके का शेप बनता है, तो दिस इज नोन एज योर लावा टंग, ठीक है। एंड लावा डैम्ड लेक्स, लावा डैम्ड लेक्स का मतलब है जो लेक्स वगैरह होते हैं उनमें जब लावा फ्लो करता है तो दे बिकम लावा डैम्ड लेक्स व्हेन दे डैम आर रिवर वैली, ठीक। जैसे रिवर वैली है, कोई नदी की घाटी होती है ना, जैसे इस तरीके से मान लीजिए रिवर वैलीज है, यहां पर नदी बह रही है, तो इसके ऊपर अगर लावा आ जाएगा तो यहां पर क्या होगा कि पानी की जगह लावा आ जाएगा, तो दैट बिकम्स अ लावा डैम्ड वैली, ठीक। वेरी सिंपल। अनदर माइनर फीचर दैट में एसोसिएटेड विद द लावा ऑब्स्ट्रक्शंस इंक्लूड लावा ब्रिजेस एंड लावा टनल्स। लावा ब्रिजेस मतलब जब लावा एक बड़ा सा रीजन में कवर करके एक ब्रिज टाइप का बना देता है, दैट इज नोन एज लावा ब्रिज। और ये जो नीचे मैंने आपको इमेज में दिखाया, दिस इज योर लावा टनल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि जो सब सरफेस है, मतलब अंदर से यहां पर पहले पूरा का पूरा सरफेस होगा, मतलब यहां पर वो कुछ मटेरियल होगा, और बाद में ये पूरा का पूरा मटेरियल क्या हो गया है, यहां से पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो जा चुका है, ठीक है। यहां से पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो जा चुका है, और ये क्या बन गया है अब, ये इस तरीके से पूरा का पूरा एक होलो सरफेस सा बन गया है, यानी कि एक टनल सी बन गई है, ठीक है। टनल मतलब होता है क्या, टनल का मतलब होता है सुरंग, ठीक है। तो सुरंग सी यहां पर बन गई है, तो दिस इज नोन एज योर लावा टनल, ठीक। और यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों एंड में इसके लगभग आपको ओपनिंग सी दिख रही है, उजाला सा दिख रहा है, तो दिस इज योर लावा टनल, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक एग्जांपल, मतलब एक वैसे एक जनरल पूछता हूं कि टनल एंड केव दो चीजें होती हैं, एक होती है सुरंग और दूसरी जो होती है गुफा, ठीक है। टनल इज योर सुरंग और दूसरा केव होता है गुफा। इन दोनों के बीच में अंतर मुझे आप बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है। जनरल टर्म है, रिलेटेड टू, मतलब इससे कुछ ऐसा रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म ही है दोनों के दोनों, टनल्स एंड केव। तो क्या अंतर है ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ वॉल्केनिक रीजन में बी स्ट्रून विद सॉलिड मटेरियल। स्ट्रून का मतलब होता है, मतलब जो चीज बड़े हैफर्ड वे में फैली हुई हो, ठीक है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप हो, विद सॉलिड मटेरियल्स दैट वर हर्ल्ड फ्रॉम द वेंट ऑफ द वॉल्केनो। हर्ल्ड का मतलब होता है थ्रोन अप विद ग्रेट स्पीड, यानी कि काफी ऊंचाई तक जो है वो बहे हो। क्योंकि जिस समय वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अगर आप लोगों ने कभी, मतलब रियलिटी में तो नहीं देखा होगा आई एम श्योर, लेकिन अगर आपने कभी इसका कोई वीडियो वगैरह देखा हो तो वहां पर आप देखा होगा आप लोगों ने, या फिर अगर नहीं देखा तो एक बार जाके मैं कहूंगा कि सर्च करिएगा यूट्यूब पे ही, ठीक है। वहां पर आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से, मतलब बड़े धमाके के साथ ये चीजें बाहर निकलती हैं, ठीक है। और बहुत ऊपर तक, काफी हाइट तक, यानी कि कुछ किलोमीटर्स तक या कुछ माइल्स तक जो है चीजें ऊपर आसमान में उठती हैं, ठीक है। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि वो अर्थ के चक्कर लगाने लग जाती है, मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रेविटी से ऊपर निकल जाती है, ठीक है। ऐसा बुक में लिखा गया है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है कि काफी ऊपर तक जो है वो जा सकती है, तो दैट इज नोन एज हर्लिंग, ठीक है। द वेरी फाइन पार्टिकल्स आर दी वॉल्केनिक डस्ट which may be shot so high into the sky that it travels round the world several times before it eventually comes to rest, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इतना ऊपर अगर ये जा रहा है तो इसमें एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, जो नीचे
सरफेस के अंदर एनर्जी बन रही है वो कितनी ज्यादा एनर्जी बन रही होगी ताकि जो मटेरियल है वो सरफेस से निकल के इतने ऊपर तक जा रहे हैं, ठीक है। तो द डस्ट और एश फॉल्स एज ब्लैक स्नो एंड कैन बरी हाउसेज एंड पीपल। द कोर्सर फ्रेगमेंटल रॉक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पायरोक्लास्ट एंड इंक्लूड्स सिंडर्स और लैपेली, स्कोरिया, प्यूमिस एंड वॉल्केनिक बॉम्ब्स, ठीक है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे रॉक्स वगैरह हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा कोर्स है उनको बोला जाता है पायरोक्लास्ट। जैसे यहां पर मैंने आपको दिखाया, दिस वन इज योर लैपेली, ठीक है, ये मैं आपको नाम यहां पर लिख देता हूं, दिस वन इज योर लैपेली, ठीक है। ये सेकंड वन जो है दिस इज योर स्कोरिया। ये व्हाइट कलर का जो स्टोन होता है दिस इज योर प्यूमिस स्टोन, ठीक है। ये काफी घर में भी काम आता है। प्यूमिस स्टोन आप लोगों के शायद घर में होता भी होगा, यूज आप लोगों ने किया होगा। व्हाइट कलर का इस तरीके का स्टोन होता है, दैट इज प्यूमिस स्टोन एंड दिस इज योर वॉल्केनिक बॉम्ब, ठीक है। थोड़ा सा जो बड़े साइज का पत्थर होता है, इसमें रॉक होता है, दैट इज नोन एज वॉल्केनिक बॉम्ब, ठीक है। ये सारे के सारे आप समझ सकते हैं कि वॉल्केनो के अंदर से निकल रहे हैं और काफी ज्यादा हाइट तक ये जाते हैं, उसके बाद ये गिरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कितना ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। अगर आसपास कोई व्यक्ति है वहां पर तो पहली बात तो यह है कि वो वैसे ही गर्मी इतनी ज्यादा होती है वहां पर, और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरीके की चीजें आसमान में उड़ रही हैं, फिर अगर ऊपर से गिर रही है, मान लीजिए आपके सर में इतना बड़ा पत्थर गिर गया तो क्या होगा, आप बचेंगे थोड़ी, ठीक है ना। तो इसलिए काफी ज्यादा नुकसान वगैरह इससे होता है। और अभी आके हम जाके एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जो 2-3 एग्जाम्पल के नाम दिए गए हैं वहां पर बुक में ही आप लोगों के, माउंट वेसुवियस, माउंट क्रेकेटाउ, वहां पर लोगों को जो है काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है, ठीक है। देखिए फिलहाल अगला देखते हैं, दैट इज योर कॉम्पोजिट वॉल्केनो के बारे में। द हाईएस्ट एंड द मोस्ट कॉमन वॉल्केनोज हैव कॉम्पोजिट कोन्स, ठीक है। इनको स्ट्रेटो वॉल्केनोज भी बोला जाता है। द कोन्स आर बिल्ड अप बाय सेवरल इरप्शंस ऑफ लावा, एशेज एंड अदर वॉल्केनिक मटेरियल्स फ्रॉम द मेन कंडुइट। मेन कंडुइट मतलब जैसे कि यहां पर आपका ये मैग्मा चैम्बर है और यहां से आपका जो ये ऊपर की तरफ को लाइन जा रही है, दिस इज योर मेन कंडुइट, ठीक है। ये आपका मेन चैनल है। कंडुइट का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं मेन पाइप, ठीक है, मेन पाइपलाइन जो है वो, ठीक। इसके थ्रू जा रहा है विच लीड्स डाउन अ रिजर्वॉयर ऑफ मैग्मा, यानी कि जो ये मैग्मा रिजर्वॉयर है यहां से। Each new eruption adds new layers of ashes or lava to the sides of the volcano, which grows steadily in heights, ठीक है। जैसे जैसे इसमें वॉल्केनो होता जाएगा, मतलब जो हमारा इरप्शन होता जाएगा, तो एक एक करके लेयर बनती जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे पहली बार में जब इरप्शन हुआ होगा तो मान लीजिए हमारी ये वाली लेयर बनी है, ठीक है। जब दूसरी बार में हुआ है तो फिर हमारी ये वाली लेयर बनी है, फिर तीसरी बार हुआ है तो ये वाली लेयर बनी है। मतलब धीमे धीमे क्या होता जाएगा, जो लेयर्स हैं वो एक करके ऐड होती चली जाएंगी, ठीक। फ्रॉम द मेन कंडुइट subsidiary dikes or pipes which reach the surface as feeders to parasitic cones, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो ये है, these are your, ये क्या है, these are your, जो यहां पर ये चीज दी गई है, these are your subsidiary dikes या pipes, ठीक है। जो मेन कंडुइट है उससे जो निकल रहे हैं, they are your subsidiary dikes और pipes, ठीक। एंड they reach the surface as feeders to the parasitic cones, यानी कि यहां से आप देख सकते हैं ये तो आपका मेन कोन हो गया, वॉल्केनिक कोन जो यहां से मेन निकल रहा है मेन कंडुइट से, और साइड में जो आप देख सकते हैं यहां से भी आपका क्या हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, ठीक है ना। ये इरप्शन जो हो रहा है दिस इज योर पैरासाइटिक कोन, ठीक। लावा एस्केप्स थ्रू देम टू द साइड्स ऑफ द मेन कोन्स, ये मेन कोन से तो निकल ही रहा है और साइड में यहां से भी जो है लावा निकल रहा है। माउंट एटना इन सिसिली, सिसिली इज अ प्लेस इन इटली, ठीक है, हैज हंड्रेड्स ऑफ सच पैरासाइटिक कोन्स। अनदर इंटरेस्टिंग कंपोजिट वॉल्केनो इज माउंट स्ट्रोम्बोली, whose frequent eruptions that make the summit glow have earned for it the name lighthouse of the Mediterranean, ठीक है। इसको बोला जाता है lighthouse of the Mediterranean। तो आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं, कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में इस तरीके के टर्म्स पूछ ले जाते हैं कि कौन सी आपका जो माउंटेन है ड्यू टू दी वेरी फ्रीक्वेंट इरप्शंस ऑफ वॉल्केनो, उसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे दैट इज माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक है। अदर वेल नोन कॉम्पोजिट वॉल्केनोज इंक्लूड माउंट वेसुवियस, माउंट फ्यूजी, माउंट पोपोकेटापेल एंड माउंट चिम्बोराजो, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या है, दे आर ऑल्सो योर कॉम्पोजिट वॉल्केनोज। कॉम्पोजिट का मतलब आप नाम से ही समझ सकते हैं, मतलब इसमें एक कोन नहीं होगा, एक तो मेन कोन है और उसके साथ इस तरीके से सब्सिडरी कोन्स भी होंगे, ठीक है। और जिससे क्या, जो कहां को हमारा निकल रहे हैं बाहर, दैट इज पैरासाइटिक कोन्स, ठीक है। जो पैरासाइटिक कोन्स हैं इससे वो बन रहे हैं। बहुत सिंपल है समझने में, ठीक है। और इमेज वगैरह आप देखते हैं तो आप इसको और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट यहां पर और दिया हुआ है, दैट इज योर कैल्डेरा कोन। देख लेते हैं ये भी क्या है कि ड्यूरिंग एन इरप्शन मटीरियल फ्रॉम द टॉप ऑफ द कोन इज ब्लोन ऑफ और कोलैप्सेस इनटू द वेंट वाइडनिंग द ओरिफिस इनटू अ लार्ज क्रेटर, ठीक है। ये जो हमारा ओरिफिस है, यानी कि जहां से हमारा मैग्मा बाहर आ रहा है, वो क्या होगा, दैट विल कोलैप्स, ठीक है। और वो कोलैप्स होकर क्या हो जाएगा, एक वाइड बन जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि चौड़ा हो जाएगा ऊपर से जो इसका ये ओपनिंग है, ठीक है। Some volcanoes may have greatly enlarged depressions called calderas, which may be several miles across, ठीक है। ये काफी जो बड़ा है, जो सरफेस यहां पर बना है इस तरीके से, ये काफी बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, माइल्स तक भी हो सकता है। These are the result of violent eruptions accompanied by subsidence
ऑफ मच ऑफ द वॉल्केनो इनटू द मैग्मा बीनीथ। ठीक है, कि जो मैग्मा चेंबर से यहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है, मतलब यहां से बाहर निकला, उसके बाद क्या होगा कि वो वापस से अंदर जाके सबसाइड कर जा रहा है। तो इस वजह से जो है इस तरीके की चीजें बनती हैं और पानी जो है वो इस तरीके के जो क्रेटर्स वगैरह बने हैं उनमें इकट्ठा हो सकता है, उससे हमारा क्रेटर या कैल्डेरा लेक्स भी बनता है। एग्जांपल है लेक टोबा इन सुमात्रा। ठीक है, लेक टोबा इन सुमात्रा, सुमात्रा इज अ आइलैंड इन इंडोनेशिया, तो वहां पर इस तरीके का लेक बना हुआ है, दैट इज लेक टोबा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रेटर और कैल्डेरा लेक, मतलब कैल्डेरा बना है और उसमें पानी इकट्ठा हो गया तो दैट बिकम्स योर कैल्डेरा और क्रेटर लेक। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर आप लोगों की बुक में कुछ मेजर वॉल्केनिक इरप्शंस जो है 3 के नाम और 3 के एग्जांपल दिए गए हैं। सबसे पहला है माउंट वेसुवियस, दूसरा है माउंट क्रेकेटाउ और तीसरा है माउंट पेली। ठीक, एक एक करके इनको देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, और यहां पर इमेज भी मैंने आप लोगों के लिए अटैच की है सो दैट कि आप लोग देख पाए कि ये रियल में कैसे दिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस स्टैंडिंग 4000 फीट अबव द बे ऑफ नेपल्स इरप्टेड वायलेंटली और 24 अगस्त 79 एडी। ठीक है, 79 एडी में यहां पर इरप्शन, बहुत जबरदस्त इरप्शन हुआ था, टेकिंग द पीपल हु लिव्ड अराउंड इट बाय कंप्लीट सरप्राइज। ठीक है, कि यहां पर जो लोग उस समय रहते थे उनको मतलब काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ था क्योंकि ये काफी टाइम के बाद इरप्ट हुआ था। व्हाइट हॉट लावा फ्लोड फ्रॉम पैरासाइटिक कोन्स। देखिए पैरासाइटिक कोन्स आया है, अब जैसे इस तरीके का वर्ड आया पैरासाइटिक कोन्स, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पैरासाइटिक कोन्स हमारा एक फीचर है किसका, कंपोजिट वॉल्केनो का। ठीक है, जो कंपोजिट कोन वॉल्केनोज होती है उनका ये फीचर है, और उसमें क्या है कि जो हमारा मेन कंड्यूट है उसके अलावा साइड से भी क्या निकल रहा है, हमारे जो सब्सिडरी डाइक्स और पाइप्स के थ्रू जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है दैट हैपेंस थ्रू दी पैरासाइटिक कोन्स। ठीक, इन द मिडस्ट ऑफ अ थंडरिंग एक्सप्लोजन दी हाईली गैशियस मैग्मा एस्केप्ड एज जाइजेंटिक ल्यूमिनस क्लाउड्स, यानी कि ये बादलों की तरह उठा है ऊपर इन कॉलीफ्लावर फॉर्म। कॉलीफ्लावर आपको पता है जो गोभी होती है, ठीक है ना, गोभी जो होती है उसकी तरह से ये बाहर निकला है, एंड शॉट अप टू ग्रेट हाइट्स बिफोर इट फेल टू अर्थ एज पायरोक्लास्ट एंड एशेस। ठीक है, और काफी ऊंचे हाइट तक इसके जो मटेरियल है वो गया है, और उसके बाद फिर ये एज अ फॉर्म ऑफ पायरोक्लास्ट नीचे आया है जमीन पर। पायरोक्लास्ट का क्या क्या मटेरियल है वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज योर लैपेली, स्कोरिया, आपके प्यूमिस और जो वॉल्केनिक बॉम्ब वगैरह है वो। ठीक है, द सिटी ऑफ पॉम्पेई लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट वॉज बरीड बीनीथ 20 फीट ऑफ वॉल्केनिक एशेस। ये देखिए कितनी बुरी स्थिति थी, अभी आपको और हमको पढ़ के उतना ज्यादा नहीं लग रहा, और वैसे भी इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो वॉल्केनो का हमें उतना ज्यादा एक्सपीरियंस एज सच नहीं है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो 20 फीट का वॉल्केनिक ऐश था, उसके नीचे जो पूरी की पूरी शहर था वो दब गया था, विच वर लेटर सीमेंटेड बाय द टॉरेंशियल डाउनपोर्स ऑफ हैवी रेन दैट अकम्पनीड द वायलेंट इरप्शन। ठीक है, हुआ क्या था कि वहां पर पहले इस तरीके का इरप्शन हुआ, उससे 20 फीट की लगभग आप कह सकते हैं कि एशेस की एक लेयर बनी, और उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा जो है बारिश पड़ी वहां उस रीजन में, टॉरेंशियल डाउनपोर हुआ यानी कि मूसलाधार बारिश हुई, और उससे क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा जो एरिया था वो सीमेंटेड हो गया, मतलब परमानेंटली वो पूरा का पूरा सीमेंटेड हो गया। ठीक है, वहां पर काफी ज्यादा जो है इससे नुकसान हुआ है। इन अ सिमिलर वे द सिटी ऑफ हरक्यूलिनियम ऑन द वेस्ट वॉज कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड बाय द मड फ्लो ऑफ एशेस एंड सिंडर ऑलमोस्ट 50 फीट थिक। अब समझिए आप 50 फीट 20 फीट कितना ज्यादा है। ठीक है, वॉश्ड डाउन बाय टॉरेंशियल रेन फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेसुवियस, ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द टू सिटीज वाज बरीड अलाइव। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ की पूरी पॉपुलेशन है वो किस तरीके से खत्म हुई होगी, और इन लोगों को कितना ज्यादा इसका जो नुकसान है और कितना ज्यादा दर्द झेलना पड़ा होगा, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपके ऊपर जो है 20 फीट ऊंची लेयर ऑफ एशेस है, ठीक है, और वो भी पूरी की पूरी गर्म है, आप उसके नीचे दबे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वैसे ही आप खत्म हो जाएंगे, वैसे ही कुछ नहीं बचेगा। और दूसरी बात यह कि उसके ऊपर बारिश पड़ी तो पूरा का पूरा सीमेंटेड हो गया, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लोग देवर बरीड अलाइव, बिल्कुल सही लिखा गया है। बरीड अलाइव का मतलब है कि वो जिंदा दफन हो गए वहां पर। ठीक है, वो जिंदा दफन हो गए, वो कहीं जा नहीं सकते थे क्योंकि इतना ज्यादा पूरा का पूरा था कि पूरे के पूरे शहर में ये चीज फैली हुई थी, और आप कहां जा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो था भी नहीं। 20 फीट 50 फीट, इट इज वेरी, मतलब आज की डेट में अगर हम इसको सोचें भी तो आप कह सकते हैं कि सोचने से ही जो रूह है हमारी वो कांप जाती है। ठीक है ना, 20 फीट की आप समझ सकते हैं कि वॉल्केनिक ऐश आपके ऊपर पड़ी हुई है, और उसके बाद पूरा का पूरा बारिश पड़ी तो पूरा का पूरा सीमेंटेड हो गया, तो कितना दर्दनाक ये एक इंसिडेंस है, आप इसको खुद समझ सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस माइनर इरप्शंस अकर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉलिडिफाइड वॉल्केनिक एशेस टेम्प्टेड मेनी फार्मर्स टू बिगिन अन्यू ऑन द स्लोप्स ऑफ वेसुवियस। ठीक है, कि बाद में थोड़ा बहुत इरप्शंस और भी हुए हैं, लेकिन जो हमारा स्लोप था, यानी कि जो ये वेसुवियस माउंटेन का जो स्लोप था, उस पर कुछ जो सॉलिडिफाइड वॉल्केनिक ऐश हुई है उसकी कुछ फर्टिलिटी थोड़ा सा अच्छी थी, तो वहां पर कुछ फार्मर्स वगैरह ने जो है खेती वगैरह शुरू कर दी थी। देन केम दी कैटास्ट्रॉफिक इरप्शन ऑफ दिसंबर 1631, पहले तो 79 एडी में हुआ है, उसके बाद 1631 में दिसंबर में फिर से इरप्शन हुआ है, व्हेन एन एवलांच कंप्राइजिंग
red hot volcanic debris, pasty lava and highly energized gases ruined 15 towns and killed 4,000 inhabitants. The ashes that descended on the maples were estimated to be a foot thick. Avalanche का मतलब होता है जैसे आप लोग अगर हिमालय वगैरह की बात करें या जहां पर इस तरीके के स्नो क्लैड माउंटेन्स होते हैं, वहां पर एवलांच का मतलब होता है हिमस्खलन। कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो हिमालयास के पार्ट हैं, आप कह सकते हैं कि जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स है वो पूरे के पूरे टूटते हैं, दैट इज नोन एज एवलांच। तो यहां पर एवलांच आया है और वो एवलांच किसका है? वो रेड हॉट वॉल्केनिक डेब्रिस है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसमें लावा निकल रहा है, वो लावा का एवलांच है, उससे कोई बच भी नहीं सकता। ठीक है, उससे बचने का कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि बर्फ में तो एक बार को क्या, अगर आप मतलब मान लीजिए बर्फ का जो मैं बता रहा हूं कि एवलांच, जनरली एवलांच जो वर्ड है वो हम लोग माउंटेन्स के साथ और स्पेशली जो हमारे स्नो कवर्ड माउंटेन्स है उसके साथ रिलेट करते हैं। वहां पर तो क्या है कि थोड़ा बहुत बर्फ अगर गिर रही है, आप उसके अंदर दब रहे हैं, तो आपके थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि अगर आपको एक जल्दी अगर सहायता मिल जाए तो आप बच सकते हैं। लेकिन यहां पर तो कोई सहायता करने आने का भी किसी का चांस नहीं है, क्योंकि लावा में कोई आ भी नहीं सकता। ठीक है, इतना ज्यादा गर्म है कि सब कुछ जल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इतने गर्म में अगर आप अंदर दबे हुए हैं लावा की, तो बचने का वैसे भी कोई चांस नहीं है। ठीक, इसलिए लिखा गया है कि इसने 15 शहरों को नुकसान पहुंचाया और 4,000 लोग जो थे वो मारे गए। और जो इसकी हाइट थी, जो वहां से डिसेंड कर रहा था, वो लगभग 1 फीट से ऊपर था। ठीक है, इसके बाद अगला है दैट इज योर माउंट क्रेकेटाउ। ठीक है, ये भी मैंने आपको यहां पर दिखाया, इमेज में इस तरीके का दिखता है माउंट क्रेकेटाउ। द ग्रेटेस्ट वॉल्केनिक एक्सप्लोजन नोन टू मैन इज परहैप्स दैट ऑफ द माउंट क्रेकेटाउ इन अगस्त 1883, यानी कि आज से बहुत साल हो चुके हैं अब तो खैर। ठीक है, क्रेकेटाउ कहां है? इज अ स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड इन दी सुंडा स्ट्रेट्स मिडवे बिटवीन जावा एंड सुमात्रा। जो इंडोनेशिया में हमारे जावा एंड सुमात्रा के आइलैंड है, उनके बीच में जो सुंडा स्ट्रेट है वहां पर लाई करता है ये। ठीक है, ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है, द्वीप है। डेंस ब्लैक क्लाउड्स ऑफ एशेस शॉट 20 to 50 माइल्स हाई। अब देखिए 20 से 50 मील हाई तक इससे जो है वो क्लाउड्स बने हैं। एंड वर ब्रॉट डाउन एज मड बाय द टॉरेंशियल रेन विच फेल ओवर द एडजेसेंट आइलैंड्स। ठीक है, और एडजेसेंट आइलैंड्स के ऊपर फिर क्या हुआ कि बारिश हुई, और वो जितना भी डस्ट के फॉर्म में ऊपर उठा था, क्लाउड के फॉर्म में ऊपर उठा था, वो बारिश के द्वारा सारा का सारा नीचे आ गया। सो मच मैग्मा वॉज इजेक्टेड फ्रॉम द अंडरलाइंग रिजर्वायर दैट 2/3 ऑफ द आइलैंड कोलैप्स्ड एंड डिसअपीयर्ड, फॉर्मिंग अ ह्यूज सबमरीन कैल्डेरा। ठीक है, यहां पर एक कैल्डेरा फॉर्म हुआ है, और वो क्यों हुआ है? क्योंकि इतना ज्यादा मैग्मा इससे निकला था कि अंदर से ये रिजर्वायर जो था इसका पूरा का पूरा खाली हो गया था। ठीक है, और 2/3 ऑफ द आइलैंड जो था वो कोलैप्स कर गया एंड डिसअपीयर्ड, फॉर्मिंग अ ह्यूज सबमरीन कैल्डेरा। कैल्डेरा का मतलब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से वो पूरा का पूरा एक ऊपर का जो वेंट है वो ज्यादा गहरा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका एक्सप्लोजन था वो मैं बता रहा हूं कि इंडोनेशिया में हुआ है, जावा सुमात्रा आपके इंडोनेशिया में है, लेकिन इतना बड़ा एक्सप्लोजन था कि इसकी जो आवाज है वो ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी गई थी, ऑस्ट्रेलिया तक, जो कि 3,000 माइल्स दूर है। ठीक है, द फाइन डस्ट दैट वाज थ्रोन इनटू द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ट्रेवल्ड several times around the world causing brilliant sunsets and glowing sky in many parts of the globe। अब आप समझ सकते हैं कि जो इसके, क्योंकि इससे बेसिकली ये ब्रिलियंट सनसेट्स और ये ग्लोइंग स्काई कैसे हुआ, क्योंकि इसमें जो फिनोमेना ऑफ हमारे रिफ्रैक्शन वगैरह होते हैं, वो पार्टिकल्स इतने ज्यादा ऊपर चले गए थे कि उससे रिफ्रैक्शन वगैरह हुआ और इस तरीके के फिनोमेना देखने को मिले। जैसे कि आपको पता है कि रेनबो किस तरीके से बनता है। ठीक है, जब हमारी जो पानी की बूंदें होती हैं इन दी एटमॉस्फेयर बारिश के बाद, उसके थ्रू जब सनरेज पास होती है, ठीक है, तो वहां पर उसका कुछ रिफ्रैक्शन होता है और वो पूरी की पूरी जो लाइट है वो एक तरीके से मतलब अलग अलग पार्ट्स में जो है टूट जाती है इन द 7 कलर्स में, वही उसका उस तरीके से है। तो सिमिलरली इस तरीके के पार्टिकल्स जब ऊपर गए इतने ज्यादा और काफी लंबे टाइम तक ये घूमते रहे, तो इसकी वजह से कुछ ब्रिलियंट सनसेट्स और ग्लोइंग स्काई जो है वो देखने को मिला है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दो क्रेकेटाउ इटसेल्फ वाज नॉट इनहेबिटेड एंड नोबडी वाज किल्ड बाय द लावा फ्लोज, क्योंकि इस माउंटेन में या जो ये हमारा वॉल्केनिक आइलैंड था यहां पर कोई नहीं रहता था, तो इस वजह से इससे तो कोई नहीं मरे थे। लेकिन द वाइब्रेशन सेट अप इनॉर्मस वेव्स ओवर 100 फीट हाई विच ड्राउंड 36 पीपल इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडोनेशिया। लेकिन इससे क्या हुआ कि वॉल्केनिक इरप्शन ज्यादा था, तो वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि काफी मतलब वाइब्रेंट वेव्स पैदा हुई। ठीक है, काफी ज्यादा वाइब्रेशन पैदा हुई और उससे 100 फीट तक की जो वेव्स थी, वेव्स एज हाई एज 100 फीट, यानी कि जो यहाँ पर, क्योंकि ये आपका क्या था, दिस वाज एन आइलैंड, तो इसके चारों तरफ जो वाटर बॉडी थी वहां पर काफी ज्यादा जो है वो वेव्स जनरेट हुई, और वेव्स जनरेट होने की वजह से आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सुनामी का जो टाइप है, यानी कि इसको तो हम कहेंगे कि ये तो बहुत मैसिव सुनामी है, 100 फीट के आसपास की वेव हाई बताई जा रही है। ठीक है, और इससे जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडोनेशिया है वहां पर लगभग 36,000 लोग जो है वो प्रभावित हुए और वो डूब गए, दे वर ड्राउन्ड। ठीक, आफ्टर रिमेनिंग डॉर्मेंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, डॉर्मेंट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, स्लीपिंग स्टेट। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये खत्म हो गई है, एक्सटिंक्ट नहीं है, लेकिन डॉर्मेंट है, यानी कि अभी हाल के दिनों में एक्टिव नहीं है।
तो ये लगभग आधे सेंचुरी तक यानी कि लगभग 50 साल तक ये डोरमेंट मोड में रही है। उसके बाद इसमें फिर से इरप्शन हुआ है 1927 में, पुश्ड अप अ सिंडर कोन फ्रॉम द सबमरीन फ्लोर कल्मिनेटिंग इन अ समिट ऑफ 220 फीट हाई अबव द सी लेवल बाय 1952। ठीक है, और इसमें इस तरीके से क्या हुआ है कि सिंडर कोन बना, मैंने आपको सिंडर कोन पीछे बताया क्या है। ठीक है, और सिंडर कोन बना और उससे क्या हुआ है कि 220 फीट हाई का एक मतलब सी लेवल से इतना का एक ऊपर समिट, एक चोटी सी बन गई है। एंड दिस न्यू वॉल्केनिक आइलैंड वाज नेम्ड अनक क्रकटाउ मीनिंग द चाइल्ड ऑफ माउंट क्रकटाउ। ठीक है, क्योंकि 50 साल के बाद हुआ है तो इसको ये बोला गया कि ये जो ओरिजिनल माउंट क्रकटाउ था उसका क्या है, बच्चा है, उसका चाइल्ड है, और इसका नाम लिखा गया है अनक क्रकटाउ। ठीक, और ये क्या है जो आपका, क्योंकि जब उस समय 1883 में जिस समय इरप्शन हुआ था तो उसके बाद तो इसमें से इतना ज्यादा मटेरियल निकला था कि हमने पढ़ा यहाँ पर कि 2/3 ऑफ दी जो पूरा का पूरा आइलैंड है वो खत्म हो गया था, मतलब उसमें से इतना मटेरियल बाहर निकल गया था। ठीक है, और बाद में फिर इस तरीके से जब नीचे से इसमें और ज्यादा मटेरियल आया तो फिर इसका जो माउंटेन पीक है, जो समिट है, वो 220 फीट हाई हो गया। तो इसलिए उसको बोला गया कि अब मतलब ये जो माउंटेन है ये दोबारा से फॉर्म हो गया है, तो इसको बोला गया है अनक क्रकटाउ, दैट इज द चाइल्ड ऑफ माउंट क्रकटाउ। ठीक, चलिए एक लास्ट और दिया गया है आपकी बुक में एग्जांपल, दैट इज योर माउंट पेली। ठीक है, द इरप्शन ऑफ माउंट पेली ऑफ द वेस्ट इंडीज इन 1902 वाज द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक ऑफ मॉडर्न टाइम्स, यानी कि सबसे ज्यादा भयावह, सबसे ज्यादा खतरनाक था ये। द वॉल्केनो इरप्टेड व्हाइट हॉट लावा एंड सुपरहीटेड स्टीम विच स्वेप्ट डाउन द स्लोप एट एन अमेजिंग स्पीड एज नुवी आर्डेंटे, दैट इज ग्लोइंग एवलांच। फिर से वही बात है, ग्लोइंग एवलांच मतलब एवलांच तो है यानी कि पहाड़ का हिस्सा टूट के जा रहा है, माउंटेन का हिस्सा टूट के जा रहा है, लेकिन वो किसके फॉर्म में है, इन दी फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक डेब्रिस। ठीक है, इसीलिए वो ग्लो कर रहा था। सेंट पियरी, द कैपिटल ऑफ मार्टिनिक लाइंग ऑन द साउथ ऑफ द लावा वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड विद इन मिनट्स, क्योंकि ऊपर से पूरा का पूरा लावा बह के जाएगा तो नीचे शहर जो उसकी वैली में लाई कर रहा है वहां पर कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, वो पूरा का पूरा आया और उसको पूरा का पूरा वहां पर उसने पूरे का पूरा शहर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। The entire population of 30,000 except 2 of them was killed almost instantly. एकदम से सारे के सारे लोग वहां पर मर गए, सिर्फ 2 लोग बचे। 30,000 की पूरी जनसंख्या थी जिसमें से सिर्फ 2 लोग बचे, और उनमें से मैं सिर्फ एक व्यक्ति को ढूंढ पाया हूं। ठीक है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर ये इतनी पुरानी बात है कि मुझे इसके आई डोंट नो कि इंफॉर्मेशन है कहीं पर या नहीं है, पर मैं एक व्यक्ति को जो ढूंढ पाया हूं जो इन 2 में से एक है, दैट वाज लजर साइलबेरिस। ही वॉज एन एफ्रो कैरेबियन पर्सन, और इस व्यक्ति ने जो है वो ये किस तरह का कोई स्ट्रक्चर था जहां पर इन्होंने अपने को सर्वाइव किया था, एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द मैन हु लिव्ड थ्रू द डूम्सडे एंड द मोस्ट मार्वलस मैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप में से कोई एक दूसरा व्यक्ति जो है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है एक्सेप्ट 2 ऑफ देम, तो 2 में से एक तो यही है लजर साइलबेरिस, और अगर आपको दूसरा व्यक्ति मिलता है, ठीक है, वैसे मैं तो कहूंगा ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि इट्स अ वेरी वेग थिंग, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि 2 व्यक्ति कौन थे, लेकिन मैंने ढूंढने की कोशिश करी पर मुझे ये एक ही व्यक्ति मिला है, दैट इज लजर साइलबेरिस। अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है, मान लीजिए किसी का होता है कि पढ़ने के टाइम पर एक इंक्यूजिटिव माइंड होता है कि यार नहीं चलो ढूंढते हैं कौन था दूसरा, अगर किसी को मिल जाता है मान लीजिए ऐसी रैंडमली, बहुत ज्यादा अपना टाइम जबरदस्ती मत खराब कीजिएगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर किसी को मिल जाता है तो प्लीज आप वो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो दैट कि अगर कभी भी आप मुझे बताएंगे तो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में उसको आपके नाम के साथ क्रेडिट करके बता दूंगा, लेकिन अपने नाम के क्रेडिट के चक्कर में आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूं, अगर किसी को मान लीजिए कहीं पर ऐसे ही फ्री टाइम में अगर कभी याद आ गया और आप मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पे आपने ढूंढ लिया और आपको अगर ऐसे ही रैंडमली मिल गया कि दूसरा व्यक्ति कौन था लजर साइलबेरिस के साथ जिन्होंने सर्वाइव किया था ये सेंट पियरे का, जो सेंट पियरे में जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था फ्रॉम दिस माउंट पेली, उसको, ठीक है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो उसको आप मतलब ज्यादा ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से काफी एफर्ट किया और मुझे वो चीज नहीं मिली। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने बैठे हैं और एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाएगी कि वो 2 व्यक्ति कौन थे। ठीक है, एक तो बड़े आसानी से मिल गया, तो इनकी यही फोटो जो है वो इस तरीके का पोस्ट कार्ड में वहां पर छपी हुई है और ये मतलब यही फोटो मिल रही है पूरे के पूरे इंटरनेट में। ठीक है, इनका नाम है लजर साइलबेरिस, ही वॉज एन एफ्रो कैरेबियन पर्सन, और ये 2 में से एक व्यक्ति है जिन्होंने इसको सर्वाइव किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इवन द सी वॉज बॉइलिंग एंड ऑल द शिप्स इन द हार्बर वर रैग्ड, मतलब डिस्ट्रॉयड। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा अगर उसमें वॉल्केनिक इरप्शन होगा, इतना ज्यादा उसमें लावा फ्लो करेगा तो सी तो बॉइल होगा ही होगा। ठीक है, और जितने भी हमारे हार्बर पे जितने भी शिप्स खड़े हुए थे दे ऑल वर आल्सो डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसके बाद आगे दिया गया है कि द इजेक्शन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल्स कंटिन्यूड फॉर सेवरल मंथ्स, काफी लंबे मतलब काफी महीनों तक जो इस तरीके का इरप्शन वगैरह है वो यहां से होता रहा है, until a volcanic spine rose from the crater almost 1,000 feet high by a middle of 1903। तो 1903 के मध्य में लगभग क्या हुआ
कि उसके अंदर से एक वर्टिकल स्पाइन जो है, वर्टिकल स्पाइन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी किस तरीके से एक आप कह सकते हैं कि एक हार्ड मटेरियल जो है वो निकल के आता है बाहर, ठीक है, और वो फ्लो नहीं करता, ठीक है, जो 1000 फीट हाई था लगभग, वो 1903 में निकल के आया, ठीक है। द स्पाइन वॉज फॉर्म्ड बाय अ पेस्टी लावा partially solidified in the neck of the volcano and part of the spine however crumbled under continual withering as well as internal forces, ठीक है। तो वो जो बना था स्पाइन वो उसके बाद धीमे धीमे फिर उसका जो है विदरिंग वगैरह होती गई और इंटरनल फोर्सेस की वजह से भी वो क्रम्बल कर गया, मतलब वो टूट गया। आज की डेट में अगर आप उसको देखेंगे तो वो 1000 फीट हाई एज सच नहीं है। और आज की डेट में अगर आप बात करते हैं तो ये जो फिगर आपको यहाँ पर दिखाई गई है, दिस इज दी माउंट पेले। ये फिगर जो इस तरीके से है, ये इस तरीके से ही माउंट पेले आज की डेट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसको आज इतना ही रखते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोगों को एक आध कंसेप्ट वॉल्केनो से रिलेटेड बात और करनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो की हम बात करेंगे, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसकी बात थोड़ा सा करेंगे, और थोड़ा सा पार्ट इस बुक में, इस चैप्टर में अर्थक्वेक को लेकर दिया गया है। हालांकि अर्थक्वेक इसमें काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि मतलब केवल ऊपर ऊपर से इन लोगों ने ज्यादा पढ़ाया नहीं है अर्थक्वेक हमने अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है, दैट इज योर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th, उसमें बहुत डिटेल में जो है अर्थक्वेक डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको मैं दोबारा से यहाँ पर चीजें सारी की सारी जो है डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग इस बुक को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और वो सारी की सारी चीजें पहले ही डिस्कस की जा चुकी हैं, ठीक है। तो उसको आप वहां से जाके जो भी अगर इच्छुक हो तो उसको आप डिटेल में वहां पर पढ़ सकते हैं। जितना यहाँ पर दिया हुआ है उसको अच्छे से समझाना वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ये कोर्स जो है रेगुलर हो गया है, यानी कि मंडे आज है और मंडे से लेकर ये अब सैटरडे तक आपको रोज सुबह इसी तरीके 8 बजे से वीडियो जो है वो मिलेंगे। और इस पहले पार्ट जो है, जो इसका पार्ट 1 है इस बुक का, उसमें 12 चैप्टर है, जिसमें से तीसरा जो है वो अगले बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास 35 से 40 के आसपास मैक्सिमम वीडियोज या मैक्सिमम लेक्चर होंगे इस पहले पार्ट के, ठीक है। और उसको अगर आप लेके चलें तो हमारे पास लगभग आप कह सकते हैं कि एक हफ्ते में अगर 6 वीडियोस हम दे रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 1.5 हफ्ते के आसपास, या सॉरी 1.5 महीने के आसपास का टाइम लगेगा। तो वी एक्सपेक्ट दैट दिस फर्स्ट पार्ट टू बी कंप्लीटेड बिफोर और अराउंड 15 सितंबर के आसपास तक हम लोग इसको लगभग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि कब तक चीजें कंप्लीट होंगी या जो भी है। तो उसके बाद ये पहला पार्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो इस बुक का बाकी बचा हुआ पार्ट है, दैट इज योर सेकंड पार्ट जो है, जिसमें मेजर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन को लेकर बात की गई है अराउंड दी वर्ल्ड, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और वो भी फिर मैक्सिमम, क्योंकि उसमें भी लगभग फिर आपके 12-13 चैप्टर ही हैं, तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और वो भी लगभग फिर 1 से 1.5 महीने 2 महीने के आसपास वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा जो ये बुक है, हम इसकी अगर बात करें तो ये आपकी अक्टूबर एंड तक या नवंबर 15 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। अपने कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हो जो जेन्युइन हो, ठीक है। इस तरीके के इंक्यूजिटिव माइंड लेके भी ज़्यादा नहीं चलना है, क्योंकि ये हमको एग्जाम रिलेटेड अपनी जो फोकस है, अपनी जो एनर्जी है, वो एग्जाम रिलेटेड चीज़ों पर लगानी है, ठीक है। रिसर्च करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अभी आप लोग उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जिस तरह कंसेप्ट एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन पर आप लोग अपना जो है फोकस ज़्यादा बनाए रखें, ठीक है। चीज़ों को जानने की जो जिज्ञासा है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा परेशान मत होइएगा और ज़्यादा अपना इन चीज़ों को ढूंढने में और मतलब इंटरनेट वगैरह का ज़्यादा इसमें इस्तेमाल मत कीजिएगा। ज़्यादा वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ इंटरनेट, सब कुछ इस चीज़ में मत कीजिएगा। हाँ, अगर कोई कंसेप्ट ऐसा है जो एग्जाम रिलेटेड है या पूछा जा सकता है, उसको आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, और वो आपको जो है बिल्कुल जानना ज़रूरी भी है, ताकि आप लोगों का कभी भी एग्जाम में अगर उस तरीके का कोई क्वेश्चन वगैरह आए तो आप उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। बाकी अपना जो अगर कंटेंट रिलेटेड कोई भी आपको डाउट अगर और होता है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल GS UPSC, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर लिंक कभी कभी टेलीग्राम्स के काम नहीं करते हैं तो वहां पर आप इसको टेलीग्राम में जाके ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम के नाम से जो ग्रुप है उसको सर्च कर सकते हैं और वहां पर इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, लिंक्डइन का जो हमारा पेज है वो, और हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी अभी हमारे पास ऐसा वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर ऑडियंस आती जाएगी तो हम लोग वहाँ पर भी चीज़ें आप लोगों के लिए अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया का मेन पर्पस ये है कि आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी जानकारी है वो छूटनी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया का यूज़ इसलिए करा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मल्टीपल सोशल मीडिया के अगर आप चैनल को ज्वाइन करके रखते हैं, अगर आपने मान लीजिए कहीं आपका अकाउंट वगैरह नहीं है तो ज़बरदस्ती बनाइएगा मत, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आप लोग टाइम आपका ख़राब हो सकता है। फिलहाल आप लोगों को अपनी
एनर्जी को चैनलाइज करके रखना जरूरी है, अपने एग्जाम के प्रति अपने फोकस को बनाए रखना जरूरी है। अगर आप लोग फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, तो ज्वाइन हमारा चैनल जो है वो जरूर कर लीजिएगा, वहां पर भी जो है हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर नहीं बनाया हुआ है तो जबरदस्ती बना के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आपको ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाती है। टेलीग्राम का ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अगर कुछ डिस्कशन वगैरह का अगर कभी इशू होता है कि कोई चीज़ डिस्कस करनी है या कुछ भी चीज़ पूछना है, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो फुल कोर्स है वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप लोग जितना जल्दी चाहे परचेस कर सकते हैं। उसकी वैलिडिटी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, 5 साल की वैलिडिटी है। उसमें अभी आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं और नोट्स और क्विजेस भी जो है वो बहुत जल्दी अपडेट वहां पर कर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर कोर्स परचेस करते टाइम आप कोई टेक्निकल क्वेरी अगर फेस करते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक नंबर शेयर करता हूं, दैट इज 9498086380, ठीक है। कभी भी इस नंबर पर अगर आपको कोई भी डाउट होता है, टेक्निकल डाउट आपकी बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए कोर्स परचेस करते टाइम कभी आपका मनी पैसा ट्रांजैक्ट हो जाता है लेकिन आपको कोर्स वगैरह की एक्सेस नहीं मिल पाती है, कभी कुछ टेक्निकल इशू वगैरह की वजह से इस तरीके की बातें हो जाती हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अदरवाइज टेक्निकल अगर आपको कोई कंटेंट रिलेटेड डाउट है तो वो आपको टेलीग्राम के इस ग्रुप में पूछना है, ठीक है। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात पूछना चाहते हैं, कुछ और अगर बताना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जो आप अगर इस तरीके के जो पब्लिक ग्रुप्स वगैरह है वहां पर अगर बात नहीं शेयर कर सकते, कोई पर्सनल बात अगर आप बताना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ आपको इस तरीके का डाउट है, तो वो आप हमारी जो ईमेल आईडी है दैट इज ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी दैट इज support@okul.co वहां पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं, कोर्स अभी रेगुलर हो चुका है, मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे आप लोगों को इसके वीडियो जो है वो डेली मिलेंगे। और बाकी जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं दैट इज इंडियन पॉलिटी दिन में 2 बजे और रात को 8 बजे हमारे 2 कोर्सेज चलते हैं, दैट इज योर इंडियन इकोनॉमी मंडे टू वेडनेसडे एंड थर्सडे टू सैटरडे जो है वो हमारा चल रहा है एनवायरमेंट बाय शंकर IAS अकेडमी की जो बुक है वो, ठीक है। और हिस्ट्री को लेकर भी हम लोग बहुत जल्द प्लान कर रहे हैं, कुछ हिस्ट्री के वीडियोस आप लोगों के सामने बहुत जल्द जो है वो मिलने लग सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जितना जल्दी होगा उस तरीके को लेके आएंगे। बाकी भी आपके जो सजेशंस है, फीडबैक्स है, वो जरूर हमें देते रहिएगा, उनका भी हम लोग जो है इंप्लीमेंट जरूर करेंगे अगर वो करने लायक उस तरीके की बातें होंगी तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।